नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर। केंद्र ने कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाएगी। अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग से दूसरी बार बरी किया। म्यांमार में सेना ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने या निजी संपत्ति में छानबीन के लिए न्यायालय की अनुमति संबंधी कानून निलंबित किए। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे तथा उद्घाटन करेंगे। वे आज सुबह लगभग 11:15 बजे चेन्नई में अत्याधुनिक अर्जुन युद्धक टैंक सेना को सौंपेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल के फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे और वाशरमेनपेट से विम्को नगर तक के लिए यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे। वे चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के मध्य 4थी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। यह रेलखंड चेन्नई बंदरगाह को एन्नूर बंदरगाह से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री वल्लीपुरम कुडलूर तंजावुर और मेलादुतुरई तिरुवरूर रेलखंड के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। वे आईआईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केरल के बीपीसीएल की पेट्रो रसायन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परिसर में एक्रिलेट, एक्रिलिक एसिड और ऑक्सो एल्कोहल का उत्पादन होगा, जिसके लिए अभी तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रधानमंत्री कोच्चिन में विलिंगडन आइलैंड्स में रोरो सेवा की शुरुआत करेंगे। वे कोच्चिन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्णकालिक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड में मैरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का उद्घाटन करेंगे। वे सागरमाला योजना के तहत कोच्चिन बंदरगाह में साउथ कोल वर्थ के पुनर्निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है और इस केंद्र शासित प्रदेश में अनेक विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाकर विकास का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने कल लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना राष्ट्र के हित में है और इसके परिणाम नजर आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। लोकसभा में ये विधेयक कल पारित हुआ, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश काडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है। श्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए।
गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और राज्य का अधिकार उचित समय पर दिया जाएगा। इन परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। गृह मंत्री ने कहा कि 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। श्री अमित शाह ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन्हें सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में है उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे उनके मानवाधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल संपन्न हो गया। दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन ग्रामीण की तरह शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. सरकार ने पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपए और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांवों, गरीबों और किसानों के घरों में पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। जल जीवन मिशन के लिए बजट में 450% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के लिए आवंटित कुल बजट में भी 180% का इजाफा किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत अगले 5 सालों में 2,86,00,000 घरों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्ध कराने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत साल 2024 तक 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अब तक लगभग 7 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं गोवा और तेलंगाना में 100% ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति शुरू हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड महामारी के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए साधारण निवारक उपायों के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना जरूरी है। सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए। इनमें सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम
6 फीट की दूरी बनाए रखना, हर समय मुंह ढकना या मास्क का इस्तेमाल करना और बार-बार हाथ धोते रहना शामिल है। कार्यालयों में प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के हाथ को सैनिटाइज करवाया जाना और थर्मल स्क्रीनिंग की भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल स्वस्थ कर्मचारियों और आगंतुकों को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी। कार्यालय में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता चलते ही उसे शीघ्र अलग स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से आरंभ हो गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरी खुराक उन लाभार्थियों को लगाई जा रही है जिन्हें टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को टीका लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं। इसी से उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिलेगी। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि अब आगे आएं और अपनी वैक्सीन लगाएं, चाहे अपना पहला टीका हो या दूसरा टीका हो, सब लगाएं। इसी से हम फिर कोविड से निकल पाएंगे। गुजरात में कल लगभग 17,000 लाभार्थियों को 630 टीकाकरण केन्द्रों में टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 7,84,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कल कोविड से किसी भी मृत्यु की खबर नहीं है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य में कल संक्रमण के कुल 279 ताजा मामले सामने आए, लेकिन साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान 283 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर अब बढ़ के 97.67% हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में कोरोना संक्रमण के लगभग 1763 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोविड-19 की मृत्यु दर इस वर्ष घटकर 0.46% हुई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल इस महीने की 18 तारीख से फिर खुल रहे हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने कल इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया। राज्य शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनोद राव ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, लेकिन विद्यालयों को सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 100 से कम हो गई है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से खोलने के आदेश दिए हैं। एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 93 नए मामले आए, वहीं 221 मरीज स्वस्थ हो गए। इस समय प्रदेश में कोरोना के 3098 रोगी हैं। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98% से ऊपर हो गई है। राज्य में कोरोना नमूनों के परीक्षण का कार्य जारी है और कल 1,37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 2,94,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के कार्य को तेजी से करने के आदेश दिए हैं और कहा कि टीका लाभार्थियों को समय रहते टीका लगने के स्थान और समय की जानकारी दी जाए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में अब तक 4,89,449 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। किसी भी व्यक्ति में इसके प्रतिकूल प्रभाव की कोई भी खबर नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बिहार में लक्षित लाभार्थियों में से 80% से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार कल से दूसरा टीका लगाना शुरू करेगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना से संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.17% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.85% अधिक है। ओडिशा में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कल 175 स्थानों पर 12,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को टीके लगाए गए। 70% से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाले 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप, बिहार और त्रिपुरा के बाद ओडिशा चौथे स्थान पर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा बाटला परिचर्चा में हिस्सा लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
आईआरसीटीसी द्वारा संचालित मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज फिर से शुरू हो रही है। आईआरसीटीसी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 24 नवंबर से इसका संचालन बंद कर दिया था। रेलगाड़ी संख्या 82901 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस दोपहर मुंबई से दिन में 3:50 पर रवाना होगी और रात 10:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर होंगे। केंद्र ने कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाएगी। अमरीकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग से दूसरी बार बरी किया। म्यांमा में सेना ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने या निजी संपत्ति में छानबीन के लिए न्यायालय की अनुमति संबंधी कानून निलंबित किए। और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने का कानून लाएगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। श्री खट्टर ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान आंदोलन शुरू होने से पहले ही ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने प्रदर्शनों और दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई कराने का कानून बनाया है। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन में एनटीपीसी की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 39 शव मिल चुके हैं और करीब 165 लोग अब भी लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगभग 7 दिन तक लगातार चले तलाशी अभियान के बाद बचाव दल ने मुख्य सुरंग से आज सुबह 2 शव बरामद किए। सुरंग से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है और बचाव दल 180 मीटर लंबी सुरंग में 136 मीटर तक पहुंच चुका है। नई और ज्यादा ताकतवर ड्रिलिंग मशीन से जमीन के नीचे खुदाई का काम भी पूरी रात चलता रहा ताकि उस रास्ते को चौड़ा किया जा सके जिसे दूसरी नीचे गुजरने वाली सुरंग तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है। बचाव दलों को उम्मीद है कि इस दूसरी सुरंग से अंदर फंसे लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। बचाव का काम सुरंग के ऊपर की तरफ मौजूद बैराज के इलाके में भी शुरू किया गया है जहां आपदा वाले दिन बड़ी संख्या में मजदूरों के काम करने की सूचना थी। इस बीच राज्य आपदा मोचन बल की एक टीम उस झील तक पहुंच गई है जो तपोवन के आगे रैणी गांव के ऊपर तैयार हो गई थी और फिलहाल वहां की स्थिति सामान्य है। एक चेतावनी प्रणाली भी तपोवन से लेकर पैंग गांव तक तैयार की गई है ताकि अगर धौलीगंगा नदी में अचानक से पानी बढ़ता है तो उसकी सूचना गांव वालों को दी जा सके। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रैणी गांव, तपोवन, चमोली। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वेलदुरथी मंडल के मडापुरम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लॉरी के मिनी बस से टकराने के बाद ये दुर्घटना हुई। मिनी बस चित्तूर जिले में मदनपल्ली से अजमेर दरगाह जा रही थी। निर्वाचन आयोग के सदस्य केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में आज राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बाद में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्यों ने कल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उधर पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। शाम 4 बजे से पहले मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति होगी। मतगणना 17 फरवरी को की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 30 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग में दूसरी बार बरी कर दिया है। अमेरिकी सीनेट के इस कदम से ट्रंप को दोषी ठहराने का डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रयास विफल हो गया।
महाभियोग के ट्रायल के एक सप्ताह बाद वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े, वहीं उनके खिलाफ 57 सांसदों ने वोटिंग की। इस तरह ट्रंप को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में हिंसा के मामले में दोषी ठहराने के लिए जरूरी 2/3 मत में 10 वोट की कमी रह गई। रिपब्लिकन पार्टी के 7 सांसदों ने भी ट्रंप के विरोध में मतदान किया। श्री ट्रंप ने दूसरी बार महाभियोग से बरी होने पर ट्रायल की निंदा करते हुए कहा कि यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े झूठ का एक और चरण था। 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल हिल में अपने समर्थकों से दंगा और हिंसा करवाने के आरोप में प्रतिनिधि सभा में श्री ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया था। म्यांमा में सैन्य सरकार ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने या निजी संपत्ति की छानबीन के लिए न्यायालय की अनुमति की अनिवार्यता से जुड़े कानूनों को निलंबित कर दिया है। सैन्य शासन ने इस महीने तख्तापलट के विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए हैं। सैन्य सरकार ने इस वर्ष 1 फरवरी को सत्ता पर कब्जा कर निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया था। सैन्य शासक जनरल मिन आंग हलेंग ने कल नागरिकों की निजता और सुरक्षा को संरक्षण देने वाले कानूनों को निलंबित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। सैन्य सरकार ने अवज्ञा अभियान चला रहे सरकारी कर्मियों से भी काम पर लौटने की अपील की है। पश्चिमी देशों ने म्यांमा में तख्ता पलट की कड़ी भर्त्सना करते हुए की है। अमेरिका ने सैन्य सरकार पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। जापान में पूर्वी तटीय क्षेत्र में जबरदस्त भूकंप में अनेक लोग घायल हो गए हैं और बड़े पैमाने पर बिजली की आपूर्ति में बाधा आई है। भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। इसका केंद्र फुकुशिमा के पास 60 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर तोक्यो में मकान और कार्यालय भी हिल गए। जापान में भूकंप आना आम बात है क्योंकि जापान विश्व के भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में आता है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज से 28 फरवरी के बीच पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। शुरुआती कार्यक्रम आज शाम कूच बिहार में होगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और संस्कृति तथा पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 22 से 24 फरवरी के बीच दार्जिलिंग में और 26 से 28 फरवरी के बीच मुर्शिदाबाद में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कूच बिहार में आयोजित करने की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस वर्ष के महोत्सव का विशेष महत्व है क्योंकि देश कोविड महामारी की स्थिति से उबर कर बाहर निकला है। कोविड का सांस्कृतिक क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ा है। ये महोत्सव सभी एहतियाती उपायों के साथ शुरू हो रहा है। भारतीय संस्कृति की विभिन्न कलाएं, लोक संगीत, नृत्य, बैंड प्रदर्शन और हस्तकला की वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, विक्रम घोष, सौरेंद्र और सौम्य जीत जैसे बंगाल के जाने माने चेहरे तथा लोक बैंड कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कूच बिहार महल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के 3 दिन के कार्यक्रमों के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है। संस्कृति मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ एक राज्य की संस्कृतियों को दूसरे राज्य में प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। कूच बिहार से शुभेंदु भट्टाचार्य और मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। महाराष्ट्र में कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से पहली बार ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत किसान एक ही आवेदन से कृषि विभाग की अलग अलग योजनाओं के लाभ ले सकेंगे। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने बताया कि इस आवेदन प्रक्रिया से अब तक 2 लाख किसानों का पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। एक रिपोर्ट। महाडीबीटी पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक अनोखी पहल है जो किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है। इस यंत्रणा के माध्यम से किसान अपना आवेदन पत्र किसी भी समय कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकृत और जमा कर सकते हैं। इस प्रणाली में वे अपने एप्लीकेशन की स्थिति भी देख सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। आवेदक किसानों को आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में SMS और ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं। महाराष्ट्र के 11 लाख से अधिक किसानों ने इस प्रणाली पर पंजीकरण किया है और विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया है। हर योजना के आर्थिक लक्ष्य के अनुसार इस प्रणाली द्वारा राज्य में 2 लाख किसानों को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से चुना गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
और अब एक नजर मौसम पर। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 18 तथा 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 21 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेह में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरह से गिलगित में आसमान साफ रहेगा, तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है दिन में। मुजफ्फराबाद में भी मौसम साफ रहेगा, तापमान 6 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलेगा। ऋषभ पंत 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 67 और चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए। 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब देवेंद्र बता रहे हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने लोकसभा में कल जम्मू कश्मीर विधेयक पर चर्चा का जिक्र किया है। विपक्ष के सवालों के बीच गृहमंत्री के बीते 17 महीनों के कामकाज का हिसाब भी विस्तार से अखबारों में है। अखबारों ने गृहमंत्री के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि अनुच्छेद 370 हटे अभी 17 महीने हुए हैं, हम आपसे हिसाब मांगते हैं। 70 साल में आपने क्या किया। जनसत्ता के शब्द हैं, सही समय पर जम्मू कश्मीर को अवश्य देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। हरिभूमि मुखपृष्ठ पर लिखता है, बजट सत्र के पहले चरण के समापन पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया, निर्धारित 50 घंटे में से 49 घंटे 17 मिनट तक कार्यवाही चली और कहा, बजट सत्र का पहला चरण रचनात्मक रहा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट पर चर्चा के जवाब में विभिन्न पहलुओं को भी अखबारों ने अहमियत दी है। अखबारों ने बजट के उन प्रावधानों पर विशेष बिंदु दिए हैं जिनके माध्यम से वित्त मंत्री ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होने पर विस्तार से बताया है। राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी पहले पन्ने पर महत्व दिया है कि विरोध के नाम पर कहीं भी कभी भी नहीं बैठा जा सकता। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित होने पर नाराजगी जाहिर की है। जनसत्ता ने लिखा है, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग फैसले की समीक्षा से किया इनकार। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है, हरियाणा सरकार ने कहा, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पैसा वसूलने के लिए प्रदेश में कानून बनेगा। अखबारों ने जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट की साजिश का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सुरक्षा पुख्ता किए जाने की खबर भी पहले पन्ने पर दी है। अमर उजाला लिखता है, महाराष्ट्र के लातूर जिला परिषद ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने पर अपने 7 कर्मचारियों का वेतन 30% काटा। 12 कर्मचारियों के खिलाफ माता पिता की देखभाल न करने की शिकायत मिली थी, इनमें से 6 शिक्षक हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर। केंद्र ने कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाएगी। अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग से दूसरी बार बरी किया। म्यांमार में सेना ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने या निजी संपत्ति में छानबीन के लिए न्यायालय की अनुमति संबंधी कानून निलंबित किए। और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलेगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।